माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। कई दिनों की जद्दोजहद और बनते बिगड़ते सियासी समीकरणों के बीच और तमाम सारे किंतु परंतु और तर्क वितर्क के बीच आज पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा से यूसीसी के विधेयक को पारित करा लिया है। ध्वनि मत से और पूरे बहुमत से पारित हुए इस कानून का इंतजार इस देश के लाखों लोग कर रहे थे और आज़ाद भारत में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी के विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। अब इस कानून को राजभवन मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी मंजूरी अंततः राष्ट्रपति को देनी होगी और इसके पीछे क्या कारण है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद भारत में उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के विधेयक को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। 3 दिन से विधानसभा के भीतर चली बहस और इसके अलावा सियासी मायने अलग अलग तरह से निकाले जाते रहे। कांग्रेस की अपनी रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी का अपना क्रेडिट लेने का श्रेय जो एक लक्ष्य था, वो तमाम लोग अपने अपने लक्ष्य में लगे हुए थे और किसको क्या मिला ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कानून ये विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास क्यों जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा और किसको क्या मिला ये भी मैं आपको बताऊंगा और क्या जनजाति फिर भविष्य में शामिल होने की उम्मीद यूसीसी में रहेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत विशेष दिन है आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमज़ोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहाँ विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं,
उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया और जो ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुख्यमंत्री को सुना और मुख्यमंत्री ने वो तमाम बातें कही जो वो पहले से कहते आ रहे हैं। पौने 2 साल की एक एक्सपर्ट कमेटी की जो एक्सरसाइज हुई थी, जो मेहनत हुई थी, सरकार के साथ उसका जो इंटरेक्शन था, जो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसको पास करा लिया है। मुख्यमंत्री इस बात को एक भारत श्रेष्ठ भारत से जोड़ते दिखे। मुख्यमंत्री ने अपनी पूरा फोकस इस चीज़ पर रखा कि बहन बेटियों को न्याय मिल सकेगा, बहन बेटियों को उनका अधिकार मिल सकेगा और बहन बेटियों की जो ज़िंदगी है वो सुदृढ़ हो सकेगी। अब चूँकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य दे चुके हैं, विधेयक पारित हो चुका है, अब आगे कानून की मंजूरी के लिए राजभवन और राष्ट्रपति भवन की मंजूरी चाहिए होगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि आखिर राष्ट्रपति भवन की मंजूरी इस कानून के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि जब राज्य सरकार अपनी विधानसभा में कोई ऐसा कानून बनाती है कि जिस कानून के बनाने से, लागू होने से पार्लियामेंट में बने हुए कानूनों की बहुत सारी धाराएं और बहुत सारे कानून ओवर रूल होते हों, तब इसमें राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। अभी ये विधेयक राजभवन भेजा जाएगा, राजभवन अपनी मंजूरी के साथ इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा, चूँकि नोडल केंद्रीय गृह मंत्रालय ही होता है राज्य की विधानसभाओं का, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, चूँकि जब ये कानून पारित हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो जैसे पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, जैसे मॉमडन लॉ है और जैसे पर्सनल लॉ है मुस्लिम कम्युनिटी का, क्रिश्चियंस का भी ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आनंद कारज एक्ट सिख समुदाय का है। तो ऐसे जो तमाम लोग तमाम जो कानून अलग अलग धर्मों के बने हुए हैं जो पार्लियामेंट से पास हैं, तो उनको ओवर रूल करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। जब ये 2012 की बात रही होगी, जब BC खंडूड़ी उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने लोकायुक्त बिल पास किया था। उस लोकायुक्त बिल में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उस लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू कर दिए थे, यानी न्यायिक अधिकारी यानी जज भी उसके दायरे में आ रहे थे। तो न्यायपालिका को राज्य सरकार अपने किसी इंस्टीट्यूशन के मातहत नहीं ला सकती इंक्वायरी के दायरे में, तो इसीलिए उसको अपनी विधानसभा से पास करने के बाद राष्ट्रपति को भेजा गया। तो राष्ट्रपति ने जब उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उसको मंजूरी दे दी और वो मंजूरी मिलने के बाद वापस भी आ गया था। लेकिन जब चुनाव हुए और कांग्रेस सरकार आई, तो किन्हीं कारणों से उसको लागू नहीं किया गया और दूसरा लोकपाल विधेयक बहुगुणा
सरकार लेकर आई। तो इसीलिए ये बात तो अपनी जगह यहाँ थी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राज्य सरकार कौन कौन से कानून भेज सकती है। अपनी विधानसभा में बनने वाले ऐसे कानून जो केंद्र में यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून को ओवर रूल करते हो, उनमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। तो अब तो एक चीज़ तो ये मैंने आपको समझाई और तथ्य के साथ समझाई है, चूंकि मेरा पुराना अनुभव है लोकायुक्त बिल का। दूसरा क्या है, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे अपने फायदे के तौर पर देख रही है। आप सभी जानते हैं कि ये केवल उत्तराखंड की धामी सरकार का विजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का विजन है। और ये चूंकि उत्तराखंड केवल मात्र एक प्रयोगशाला है और यहाँ प्रयोग करके देखा गया है कि किस तरह के रिएक्शन लोगों में आ सकते हैं, मुस्लिमों में किस तरह का रिएक्शन आ सकता है, चूंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहा है। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो इसको इससे पहले लागू करके दूसरे राज्यों में जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं वहाँ ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और उसने यूसीसी की बात कही थी, तो भाजपा शासित एक राज्य से यूसीसी की शुरुआत हो गई है। तो ये लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में एक मैसेज देने की बात रहेगी। और लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहा है कि उत्तराखंड की 4% जनजाति को बाहर क्यों रखा गया, इस कानून से एग्जम्प्ट क्यों रखा गया। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जनजाति के भी इस कानून के दायरे में आने की संभावना बनी रहेगी। ये बात संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद कही है कि उन्होंने कुछ समय मांगा है और कुछ दिनों बाद, यानी वो कुछ दिन, वो कुछ साल भी हो सकते हैं, कुछ दिनों बाद इसमें अमेंडमेंट करके जनजातियों को भी शामिल किया जाएगा। आप खुद ही सुनिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा। कि जनजाति जो वर्ग है उनसे भी हमारी इस समिति ने बातचीत की है। उनकी जो अपनी परंपराएं हैं, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय चाहिए, तो उनको कुछ समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर है, वो भी इसी दायरे में आएंगे। आज जो बात तय हुई, जिस आधार पर उनको समय दिया गया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो उनको बाहर किया गया है, समय दिया गया है, उसके बाद ये दायरे में आएंगे। क्या फिर इसमें संशोधन होगा? नहीं, संशोधन की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। भाई आप देखिए, कोई भी कानून बनता है, आखिर कोई विषय जब कोई ऐसा लगता है कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, कितने विधेयक आते हैं आप ही के सामने, इसी सदन का आप भी साक्षी रहे, मैं भी साक्षी रहा हूं। जब हम संशोधन लाते हैं किसी विधेयक पे, तो चर्चा करते हैं, उसको संशोधन ला के उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैं पिछली वीडियो में भी आपको अपनी बता चुका हूं कि ये कानून जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल पारिवारिक मामलों पर लागू होता है, यानी शादी ब्याह, डिवोर्स, इसके अलावा वसीयत, वारिस, विरासत और एक और लिव इन रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे शादी आपको रजिस्टर्ड करानी जरूरी होगी, डिवोर्स केवल कोर्ट का मान्य होगा, आप बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी, पुनर्विवाह के लिए किसी तरह की शर्त नहीं होगी। तो पुनर्विवाह हिंदुओं में तो पहले ही शर्त नहीं थी, मुस्लिमों में शर्त थी, तो मुस्लिमों की शर्त यानी जो हलाला होता था, हलाला एक तरह से खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो इद्दत होती थी उसका भी खात्मा हो जाएगा। अब चूंकि फिर एक लिव इन रिलेशनशिप का चैप्टर आता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यानी आजकल ये प्रचलन बढ़ा है कि युवक युवती एडल्ट होते ही एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में रिपरकेशन जिस तरह के आते हैं उसको समाज को झेलना पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था कि लिव इन रिलेशनशिप में आप कहीं रहना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और जब आप रहना बंद करते हैं, पृथक होना चाहते हैं, तो आपको फिर एक रजिस्ट्रेशन को टर्मिनेट करने की भी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस दौरान संतानोत्पत्ति होती है तो उसके भरण पोषण का ताउम्र अधिकार जो ड्यूटी है वो आपकी होगी, आपका कर्तव्य होगा। तो और उसको माँ बाप का नाम भी देना पड़ेगा। फिर ये कोड कहाँ कहाँ किस किस पर लागू होगा? उत्तराखंड में ये उन लोगों पर लागू होगा जो यहाँ वास करते हैं, सरकारी अर्ध सरकारी सेवाओं में बाहर के भी लोग अगर हैं तो यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं अगर कोई है उन पर लागू होगा, या लगातार 1 साल से यहाँ पर कोई रह रहा हो उस पर लागू होगा, और या चाहे 2 ही दिन कोई रहा और उसने किसी सरकारी योजना का लाभ ले लिया हो उस पर भी लागू होगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे बेटी को माँ बाप की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, तो सदन में कई सदस्यों ने इस बात को कहा है कि अगर वो बेटी अपना हिस्सा मांगने आती है तो अगर उसको नहीं मिलता तो उसको फिर उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या है, या ससुराल वाले, वो बेटी हिस्सा नहीं लेना चाहती और ससुराल वाले उसको परेशान करके वापस भेज देते हैं तो उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप ही है, तो लिव इन रिलेशनशिप को भी लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि युवाओं की आज़ादी भंग करने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यदि यहाँ का युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है और यहाँ कानून बन गया है और उसको कानून के बंधन में नहीं बंधना है,
तो वो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ जाकर कहीं भी रह सकता है, वहाँ तो ये कानून नहीं है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कल्पना की गई थी वो पूरे देश के लिए की गई थी, एक राज्य के लिए नहीं की गई थी। अब यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, युवक युवती आते हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और वो केवल 6 महीने रह करके चले जाते हैं, या 8 महीने या 10 महीने 11 महीने रहते हैं, एक साल पूरा नहीं रहते, तो उन पर भी ये लागू नहीं होगा। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे मुस्लिमों की तरफ ही हम देखते हैं कि उनके लिए फोकस किया गया। जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि जो एक इस कानून को महिला सशक्तिकरण कानून की तरफ मोड़ दिया गया है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, उनके अधिकार बढ़ेंगे, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो यूसीसी बिल कन्वर्ट हो गया है वीमेन सेंट्रिक बिल में, वीमेन सेंट्रिक लॉ में, और जब फिर उसके अंदर फिर बहस होती है तो ये पूरा डाइवर्ट हो जाता है मुस्लिम महिलाओं की तरफ। तो ये इसके 3 पायदान है, यूसीसी से वीमेन सेंट्रिक लॉ, और वीमेन सेंट्रिक लॉ से मुस्लिम वीमेन सेंट्रिक लॉ। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जनजाति की भी बात है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अंततः कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य आज़ाद भारत में बन गया है जहां पर यूसीसी बिल लागू हो गया है, और जहां पर बहुत जल्द जैसे ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी इसको लागू कर दिया जाएगा।